हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि मणिपुर में शांति बहाली में जुटा केंद्र। देखिए, जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से जुट गई है। मणिपुर की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दौरे के दूसरे दिन सर्वदलीय बैठक के साथ साथ मैती और कुकी समूहों, राज्यों की प्रमुख हस्तियों, सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों, सिविल सेवकों और महिला नेताओं से मुलाकात की। राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए मंथन किया। शाह ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में शांति और समृद्धि है और शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि वह मणिपुर में जातीय संघर्ष में मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। केंद्र व राज्य दोनों आधा आधा खर्च उठाएंगे। दंगे में मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। बता दें कि मैती और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 80 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि 12वीं की किताब से खालिस्तान व सिख राष्ट्र जैसे शब्द हटाए गए। एनसीईआरटी ने 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब से उस पूरे हिस्से को हटा दिया है जिसमें खालिस्तान व सिख राष्ट्र जैसे शब्दों का जिक्र था या उस मांग का समर्थन कर रहे थे। एनसीईआरटी ने यह फैसला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुरोध पर किया है। एसजीपीसी ने 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पढ़ाए जाने वाले उन शब्दों को हटाने की मांग की थी जो नई पीढ़ी के सामने सिख समाज की अलग छवि गढ़ रहे थे। कमेटी का कहना था कि प्रस्ताव को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसमें इन बातों का जिक्र नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को 12वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की किताब में किए गए इन सुधारों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन सभी बदलावों को तत्काल प्रभाव से अमल में लाया गया है। डिजिटल संस्करण में इसे ठीक कर दिया गया है। सीबीएसई सहित दूसरे स्कूल बोर्डों को भी इन बदलावों से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव एनसीईआरटी ने तय मानकों के तहत विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश पर ही किए हैं। इससे पहले विशेषज्ञ कमेटी ने एसजीपीसी की उन सभी आपत्तियों को जांचा और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को नए सिरे से बारीकी से पढ़ा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रक्षा उत्पादन में नई ऊंचाई छू रहा देश, 23 गुना हुआ निर्यात। भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे कदमों के साथ 9 साल में रक्षा निर्यात 23 गुना हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने करीब 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। 2013-14 में रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए था। 9 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से यह तस्वीर सामने आई है। देश में रक्षा उत्पादन भी लगातार बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वर्तमान मोदी सरकार लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है। घरेलू उद्योग को मजबूती देने के लिए कई रक्षा उपकरणों का आयात भी प्रतिबंधित किया गया है। अब आंकड़े इन प्रयासों की सफलता का प्रमाण दे रहे हैं। रक्षा खरीद पर होने वाले खर्च में विदेशी स्रोत की हिस्सेदारी भी गिरी है। 2018-19 में रक्षा खरीद पर कुल खर्च में 46% की हिस्सेदारी विदेशी स्रोत से खरीदे उपकरणों की थी। 2022 में यह हिस्सेदारी घटकर 36.7% रह गई। एक समय रक्षा उपकरणों के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर भारत आज 85 से ज़्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। 100 से ज़्यादा कंपनियां रक्षा उपकरणों का निर्माण एवं निर्यात कर रही हैं। पिछले 9 वर्षों में निर्यात में वृद्धि के लिए नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं, साथ ही कई सुधार भी किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारा हर फैसला, हर कार्य लोगों की जीवन दशा सुधारने के लिए है। यह स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, केंद्र की सत्ता में 9 साल पूरा कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के प्रति आभार जताते हुए मंगलवार को अब तक के फैसलों व कामों का लेखा जोखा पेश किया।
और विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा, बीते 9 साल में हर फैसला, हर कार्य देश के लोगों की जीवन दशा सुधारने के लिए रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट से विकास योजनाओं का खाका भी रखा। इसी के साथ भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बड़े जनसंपर्क अभियान की तैयारी भी कर दी है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महीने भर देशव्यापी अभियान चलेगा। इसका औपचारिक शुभारंभ बुधवार को राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री की रैली से होगा। इस अभियान के तहत पार्टी जनता के बीच सरकार 9 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी रखेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इस अभियान के प्रभारी तरुण चूघ ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार ने 9 वर्ष तक समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया है और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जन विश्वास जुटाने के लिए पार्टी जनता के बीच जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र की कल्पना नहीं, एरिक गॉर्सिटी। भारत के साथ मिलकर अमेरिका सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाना चाहता है। भारत के बिना हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी अमेरिकी दौरे से पहले भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सिटी ने एक साक्षात्कार में यह बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिका जाएंगे। हमारे पास इन संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का मौका है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हम सुरक्षित भारत चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। भारत और अमेरिका एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और हमारी रक्षा साझेदारी इस भरोसे का प्रमाण है। गॉर्सिटी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा और फिर सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत यात्रा से संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत को लेकर चीन के रुख पर गॉर्सिटी ने कहा कि अमेरिका सीमा और संप्रभुता का सम्मान करता है। कोई देश अपनी मर्जी से यथास्थिति नहीं बदल सकता। हमारी उत्तरी सीमा पर नहीं बढ़ रही चीनी सेना की तैनाती। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि चीन की सेना की तैनाती उत्तरी सीमा पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वहां उतनी ही है जितनी कि 2020 में थी। वह पीछे नहीं हटे हैं, इसलिए वहां पर वास्तव में चुनौती बनी हुई है। भारतीय सेना हर संभव प्रयास कर रहा है कि स्थिति ना बिगड़े। हमारे सशस्त्र बल किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने दावे की वैधता बनाए रखनी होगी। सीमा विवाद को सुलझाना अलग मुद्दा है। जिन इलाकों में हम 2020 से पहले पेट्रोलिंग करते थे और जिन पर हमारा दावा है वहां यथास्थिति बनानी होगी। सीडीएस यहां राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए के 144वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का परीक्षण करने पहुंचे थे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूरोप में युद्ध, उत्तरी सीमाओं पर चीन की सेना की तैनाती और पड़ोसी देशों में भू राजनीतिक संकट है। ये संकट भारत के लिए एक चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन सशस्त्र बल भारत के दावों की वैधता और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए दृढ़ है। वर्चुअल होगा एससीओ शिखर सम्मेलन। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की शिखर बैठक अब वर्चुअल तरीके से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अब यह बैठक 4 जुलाई 2023 को होगी, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया के शासन प्रमुख भी इसमें हिस्सा लेंगे। पहले सरकार इस बैठक को भौतिक तरीके से कराने में जुटी थी और राष्ट्रपति भवन के एक हिस्से में सम्मेलन कराने का मत भी बन गया था। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि पहली बार भारत की अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का थीम सुरक्षित एससीओ की ओर निर्धारित किया गया है। यहाँ सुरक्षित का मतलब सिक्योर है, जिसे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ही वर्ष 2018 के शिखर सम्मेलन में पेश किया था। यह सिक्योर का मतलब यहाँ पर सिक्योर का मतलब हुआ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरनिटी जैसे और इन्वायरमेंट। इस वर्ष भारत ने स्टार्टअप, इनोवेशन, पारंपरिक चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में इसे शामिल किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत इस संगठन में क्रियाशील सदस्य बना रहेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से तो नहीं बताया गया
कि वर्चुअल बैठक क्यों की जा रही है, लेकिन जानकार इसके पीछे कई वजह बता रहे हैं। एक वजह लगातार कई महत्वपूर्ण बैठकों का शिखर सम्मेलन है। जुलाई में एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जिसमें रूस, चीन के राष्ट्रपतियों के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेने की संभावना है। इसके अगले महीने यानी सितंबर 2023 में ही नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होगा। उसमें भी रूस और चीन के राष्ट्रपति के आने की पूरी संभावना है। इस व्यस्तता की वजह से भारत ने एससीओ शिखर सम्मेलन को वर्चुअल फॉर्मेट में ही रखने का अनुरोध किया है। तय होगी जल उपयोग दक्षता की एक समान परिभाषा। बहुमूल्य जल की बर्बादी रोकने और उसके उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित एक टास्क फोर्स ने कृषि उद्योग जगत और शहरी ग्रामीण घरों में इसके प्रयोग को लेकर अलग अलग रूपरेखा बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3 उपसमूहों का गठन किया गया है, जो इन क्षेत्रों में पानी के इस्तेमाल के नियम कायदे तय करने के संदर्भ में अपनी सिफारिशें करेंगे। उपसमूहों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जल उपयोग दक्षता की एक समान परिभाषा तय करना है। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कार्य कर रहे ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इनफिशियंसी के राष्ट्रीय कार्यबल देश में पानी के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं। यह कार्यबल पानी के इस्तेमाल की मौजूदा क्षमता में 20% सुधार के मुख्य उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। पहली न्यूज़ है कि महंगाई का दबाव घटा, जारी रहेगी विकास यात्रा। सरकार के स्तर पर अगर ढांचागत सुधारों को लेकर कोई सुस्ती नहीं दिखाई गई तो देश की तेज आर्थिक विकास यात्रा आगे भी जारी रहेगी। मंगलवार को आरबीआई की तरफ से जारी सालाना रिपोर्ट का लबोलुआब यही है। जिस महंगाई ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान सबसे बड़ी चुनौती पेश की थी, उसकी स्थिति सुधर रही है और इस दौरान इसकी दर 6.7% से घटकर 23-24 में 5.2% पर आ जाने की संभावना है। महंगाई कम होने के बावजूद देश की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 6.5% बनी रहेगी, जो पिछले वित्त वर्ष के संभावित 7% की विकास दर से तो कम ही रहेगी, लेकिन दुनिया के दूसरे सभी प्रमुख देशों के मुकाबले ज़्यादा होगी। आरबीआई की रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे पर चुनौती के कम होने और अवसरों के बढ़ने की बात कही गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले 2022-23 में बढ़कर 13,530 हो गए हैं। हालांकि इन मामलों में शामिल कुल राशि 30,252 करोड़ रुपए थी, जो इससे पिछले वर्ष के मुकाबले आधी है। मात्रा के लिहाज से धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान की श्रेणी में हुई है। आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में कुल 9,097 धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसमें 59,819 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी। इसमें पहले 2020-21 में धोखाधड़ी के 7,338 मामलों में शामिल कुल राशि 1,32,389 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, वो है इंटरनेशनल पेज। नाइजीरिया में भारतीय मूल के लोगों से मिले राजनाथ, देश की प्रगति पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाइजीरिया में भारतीय मूल के लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था व प्रगतिशील सरकारी कार्य के कारण दुनिया में देश के बढ़ते प्रभाव का महत्व बताया। सिंह रविवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए यहां पहुंचे थे। अब तक किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री के अफ्रीकी देश की यह पहली यात्रा है। उन्होंने सोमवार को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद मंगलवार को रक्षा मंत्री ने मंगलवार को अबुजा में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। उन्होंने सरकार के आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने व मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हाल के वर्षों में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में देश की प्रगति पर जोर दिया। चीन ने सेनझोंग 16 से पहली बार आम नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा। चीन ने मंगलवार को सेनझोउ 16 मानव युक्त अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस यान से पहले आम नागरिक समेत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 5 महीने के लिए भेजा गया है। इससे पहले चीन की तरफ से सिर्फ सैन्य क्षेत्र के अंतरिक्ष यात्री ही भेजे जाते थे। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के अनुसार उत्तर पश्चिमी चीन में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर
से मंगलवार सुबह 9:31 बजे अंतरिक्ष यान एक लॉन्ग मार्च 2 कैरियर रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। तो ये आज का 31 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।